हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं नीट 2021 का पेपर डिस्कस कर रहा हूं। इस पेपर की बड़ी खास बात यह है कि ये पेपर पूरा का पूरा अपने क्लास नोट्स से है। और दूसरी खास बात यह है कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से है। पता है, जितने न्यूमेरिकल हैं पूरे एनसीईआरटी से डायरेक्ट हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो पेज नंबर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि ये देखो यहाँ से है। मैं पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं और अब आप पूरा पेपर एंजॉय कीजिए मेरे साथ और आप डिसाइड कीजिए कि पूरा का पूरा पेपर वाकई में एनसीईआरटी से है कि नहीं। पवन सर सही कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर खोल रहा हूँ फोटोज पर, प्लीज वेट कीजिए 1 मिनट। मैं पेपर ओपन कर लूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। आप लोग खुद कहोगे कि यार हमने एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा। यदि जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको अखरेगा एनसीईआरटी ना पढ़ने वाली बात। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं 11th वाले बच्चों से भी बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चों आप एनसीईआरटी की पूरी स्टडी अच्छे से कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है, बिल्कुल श्योर है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें तो यह गलत है। नार्कोटिक, यह नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नार्कोटिक नहीं है, नॉन नार्कोटिक है। एंड मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक। बच्चों नॉन नार्कोटिक नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है पूरा एनसीईआरटी का। देखिए नारकोटिक, ये सारे नारकोटिक्स हैं। कौन कौन से ये नारकोटिक्स हैं? आपके सामने दिख रहे हैं सब नारकोटिक्स। मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये सब नारकोटिक्स आपके सामने हैं। और वहां आपको क्वेश्चन में दिया है नॉन नारकोटिक, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ, ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। और ये देखिए नॉन नारकोटिक हैं, एस्प्रिन वगैरह, एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल, ये नॉन नारकोटिक हैं। वहां आपको नारकोटिक में दिया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर, अब आप देखा एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, 2,6 डाइमिथाइल डेक्टोरीन। बच्चों इसको कैसे बनाएंगे? डेक, सबसे पहले आप 10 कार्बन वाला एक चेन बना लें। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, 10 कार्बन डेक दिया है ना, डेक का मतलब 10 कार्बन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और 2 और 6 पर डाई मिथाइल, तो बच्चों इसको नंबर मैंने 1 कर दिया। 2 पर आपका मिथाइल है और 3 4 5 6 पर मिथाइल है। 2 6 डाई मिथाइल एंड डेक्टोरीन 1 2 3 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड आ गया इस 4 पर। तो ये आप देखेंगे तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 मिथाइल और 6 पर देख लीजिए, 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 4 पर आपको इन दिख रहा है और 2 और 6 पर डाई मिथाइल दिख रहा है। एंड 7 8 9 और 10, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो ये भी एनसीईआरटी से ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 53, BF3 इज प्लेनर। प्लेनर का मतलब, जब BF3 को आप बनाओगे, बोरान में होते हैं बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में।
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो मैं आपका एक मैंने बना दिया यहाँ पे, और ये देखिए ये फ्लोरीन हो गया, इस तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों अगर आप बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 6 है, और ये बॉन्ड देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो बच्चों 3 सिग्मा और इसमें एलपी 0 है, 0 एलपी बोरान में 3 सिग्मा एलपी 0 है, टोटल हुआ 3, और 3 का मतलब एस का 1 होता है, पी के 2 sp3, इस तरह से 3 आ जाता है आपका। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलता है, ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 और ये 6। तो द आंसर इज sp2 एंड 6, एंड ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। नोबल गैस नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस, खुद ही लिखे इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट, तो कभी भी जब हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पर थोड़ा देख लें कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। नोबल गैस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपसे, लेकिन इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सही क्यों है? क्योंकि नोबल गैस में किसी भी प्रकार का ऐसा डाइपोल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती इस तरह से, वह वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है। तो नोबल गैस स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि वांडरवाल फोर्स होते हैं इनमें, बहुत वीक फोर्स होते हैं, वांडरवाल फोर्स बहुत वीक होते हैं, और ये नोबल गैस के बीच में लगते हैं। जैसे आपका एक्सी हो गया, एक्सी के बीच लगने वाले फोर्स वांडरवाल फोर्स है, और ये बहुत वीक फोर्स होते हैं, और वीक फोर्स होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही लो होंगे। यह इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और आपका आंसर यही करेक्ट है। नोबल गैस है वीक डिस्पर्सन फोर्स, ये लिख दिया मैंने, वेरी वीक वीक वांडरवाल फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स का मतलब होता है वांडरवाल फोर्स, तो डिस्पर्सन फोर्स बहुत वीक है, इसी कारण तो इनके बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ये बात आपको समझना है। एंड नोबल गैस है लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जरा सोचिए, किसी भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है H2P6। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा भरा हुआ है, सेल पूरे भरे हुए हैं, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 3D में अलग से, 3D खाली पड़ा, इसमें अलग से आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जो एनर्जी सप्लाई आप करेंगे तो डेल्टा एच, एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो यह पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज सारे के सारे सेल इसमें फुल फिल्ड हैं, कोई भी सेल इसमें खाली नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए 3D ऑर्बिटल में जब आपको इलेक्ट्रॉन गेन कराना होगा तो आपको अलग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। एनर्जी यदि रिलीज होती है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है, पर यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड योर आंसर इज सेकंड। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना है। आ गया पूरा पॉइंट समझ में? देन नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 51 यहीं से है, एनसीईआरटी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पर जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, NaCl का मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, HCl का मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, एंड CH3COOH Na का मोलर कंडक्टेंस दिया है, एंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड जो होता है यह वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है एसीटेट आयन में प्लस H आयन में, ये डिसोसिएट होता है। हमको इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसीटेट आयन का कंडक्टेंस हमें चाहिए, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H आयन का कंडक्टेंस हमको चाहिए।
तो H आयन का कंडक्टेंस हमको चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमको ये डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि H आयन और एसीटेट आयन एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण हम डायरेक्ट इनको नहीं निकाल सकते, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके, हम कोलरॉस लॉ का यूज करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, एसिटेट आयन को अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर CH3COONA ले लेते हैं। CH3COONA से हमको दो आयनों का कंडक्टेंस मिलेगा, एसिटेट आयन का और सोडियम आयन का। इसका कंडक्टेंस हमको मिल जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। H आयन के लिए हम HCl ले लेते हैं। HCl से हमको दो आयनों का कंडक्टेंस मिलेगा, H आयन का कंडक्टेंस मिलेगा और Cl आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस मिल जाएगा। लेकिन हमको ये गिफ्ट में मिल रहा है यहाँ पर, और ये गिफ्ट में मिल रहा है। यदि मैं NaCl को माइनस कर दूं, NaCl से मुझे Na आयन का कंडक्टेंस मिलेगा और Cl आयन का कंडक्टेंस मिलेगा, तो NaCl का कंडक्टेंस मुझे मिल जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। यदि इसमें मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ से मिलने वाला Na आयन का कंडक्टेंस यहाँ से मिलने वाले Na आयन के कंडक्टेंस से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलने वाला Cl आयन का कंडक्टेंस यहाँ से मिलने वाले Cl आयन के कंडक्टेंस से कैंसिल हो जाएगा। हमको रिजल्टेंट ये देखिए मिल गया, एसिटेट आयन का कंडक्टेंस और H आयन का कंडक्टेंस। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सब सोडियम एसिटेट का कंडक्टेंस देखिए ये दिया है 91, ये सोडियम एसिटेट का कंडक्टेंस दिया है आपको 91 प्लस आपको HCl का कंडक्टेंस ये दिया है, ये देखिए 426.16 माइनस आपको NaCl का कंडक्टेंस ये दिया है 126.45 ये आपको NaCl का कंडक्टेंस दिया है। तो आपने इन दोनों का सम किया, इसको माइनस कर दिया, तो आपको ये एसिटेट आयन प्लस H आयन दोनों का कंडक्टेंस मिल गया। मतलब आपको एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस मिल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 390.28। तो दिस इज द आंसर 390.71 390.71। द सेकंड आंसर इज करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में भी और बहुत सारे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। कोलरॉस लॉ का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी का ये 3.8, ये 3.8 आपको दिख रहा है, ये 55 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है और ये आपका आंसर है 390.5। ये आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है। NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट, इनका कंडक्टेंस आपको दिया जा रहा है और आपको एसिटिक एसिड का यहाँ पर ACH का मतलब होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का ही कंडक्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया। देखिए ये भी एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट आया है क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 91 भी, अभी इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 91 भी इसी से आया है बच्चों। ये देखिए ये सामने दे रहे हैं, ये 91 जैसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको भी 91 में आपको इसे समझाऊंगा। ये बिल्कुल आपको यही मिल जाएगा, एक ही पेज से आपको दो क्वेश्चन बिल्कुल, यहाँ पे केवल ये वैल्यू बदली है, वहां पर ये वैल्यू बदली है बस, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है 91 में। तो बताइए एक ही पेज से एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो कितना बढ़िया एनसीईआरटी का सिस्टम है कि पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडाल इफेक्ट। बच्चों टिंडाल इफेक्ट जो शो करते हैं वो कोलाइड शो करते हैं। टिंडाल इफेक्ट शो कोलाइड टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो ये NaCl ट्रू सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ट्रू होता है, यूरिया सॉल्यूशन ट्रू होता है। जब हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये एग्जांपल पढ़े, ये ट्रू सॉल्यूशन, इनका साइज और इनके सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसलिए ये सब ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन स्टार्च बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, सब जानते हैं, स्टार्च सब जानते हैं बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड होता है, मैक्रो मॉलिक्यूलर
कोलाइड होता है। जब इसके सॉल्यूशन से बीम पास होती है तो स्कैटरिंग हो जाती है और इसी स्कैटरिंग को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्पेशली ब्लू लाइट, बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो बच्चों आंसर स्टार्च सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैं आपको ये बताता हूं अभी कि ये देखिए पूरा एनसीईआरटी से कैसे आया है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 57, आरबीसी डेफिशिएंसी। ध्यान से देखिए, आरबीसी डेफिशिएंसी, आरबीसी डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय विटामिन बी12। ये विटामिन बी12 का क्वेश्चन भी पिछले बार भी पूछा गया, उसमें पूछा गया था कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +1 होता है। ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है तो +1 होता है। तो विटामिन बी12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी डेफिशिएंसी, डाइहेड्रल एंगल। मैं आपको ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं आपको उसका पेज नंबर बताता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56। और ये देखिए, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, रबर, ये सब के सब मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड है। बच्चों मैं जब पढ़ाता हूँ तो सब बच्चों को एनसीईआरटी जरूर फॉलो कराता हूँ। देखिए मैंने सब अंडरलाइन ऐसी कर रखी है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे बच्चों को बन जाए। क्या होता है ट्रैप्ड टेम्परेचर, क्या होता है क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्या होता है मिसेल। तो मैं पूरा एनसीईआरटी बच्चों को सॉल्व कराता हूँ ताकि बच्चों से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ना बने। 101% क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर क्लास नोट्स। तो स्टार की आपके सामने दिख रहा है 56, और ये मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड है। बात क्लियर हो गई होगी सबको। क्वेश्चन नंबर 57 पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 57 आपको दिख रहा है, देखिए विटामिन बी12 और ये 57 पर पर्नीशियस एनीमिया, आरबीसी डेफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। और आप देखेंगे इस साल 2021 के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन टेबल से आए हुए। एनसीईआरटी में बहुत सारे टेबल दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे टेबल बहुत सारे दिए हुए हैं और उन टेबल से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने सारी टेबल की स्टडी कराई है बच्चों को। और आपको पता है ये विटामिन बी12 का नीट में पहले आ चुका है, नाम साइनेकोबाल्मिन कहते हैं, और कोबाल्ट रहता है इसमें, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कोबाल्ट का क्वेश्चन, कितनी बार आ चुका है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है, विटामिन बी12 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, विटामिन बी12 साइनेकोबाल्मिन, कोबाल्ट ये सामने दिख रहा है ये आपका। तो इस तरह से मैं बच्चों को याद करा देता हूँ। तो आपको अब क्लियर हो गया कि देखिए 57 क्वेश्चन, 55, 56 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, एज इट इज 91 क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ये देखिए डाइहेड्रल एंगल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डाइहेड्रल एंगल। और पढ़िए किसमें पूछा गया है, लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एथेन। तो बच्चे जब अपन एथेन का कन्फॉर्मर बनाते हैं तो लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ये होता है जिसमें ये हाइड्रोजन हो गए, ये कार्बन, ये मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, ये बाहर ये दूसरा कार्बन हो गया, इसके जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इसके जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इसके जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है। दिस इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, दिस इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। ये लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल क्यों है बच्चों, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन है, ये बॉन्ड में रिपल्सन है, ये रिपल्सन के कारण, क्योंकि ये जस्ट एकदम पीछे, और जस्ट एकदम पीछे होने से ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है जिसे हम बोलते हैं डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल, ये 0 डिग्री होता है। तो दिस इज द 0 डिग्री bond angle, or eclipse is the least stable conformation because of the repulsion of these bonds. 20 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने से ये लीस्ट स्टेबल हो जाता है, बॉन्ड एंगल 0 डिग्री होता है। बच्चों जरा सोचो कि अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन दूसरे पीछे वाले कार्बन का, ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन हो गया, ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन हो गया, ये जस्ट यहां आ जाता, तो यह डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाता और यह कंफॉर्मेशन स्टैगर्ड हो जाता।
और ये कंफर्मेशन स्टैगर्ड हो जाता है। इसका आंसर अगर मोस्ट स्टेबल यहाँ दिया होता तो 60 डिग्री। स्टैगर्ड जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रिपल्सन मिनिमम हो जाता है, इन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन मिनिमम हो जाता है, इसलिए मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी की। और मैं आपको बतलाता हूँ कि एनसीईआरटी में देखिए कैसे आपको दिया हुआ है पूरा। ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 58 क्वेश्चन ये मैंने डाल रखा है इस पर। और ये डाइहेड्रल एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन, डाइहेड्रल एंगल ये दे रखे हैं 120 डिग्री दिया है। किसमें दिया है 120 डिग्री? स्टेबल कंफॉर्मेशन, स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में यह 120 दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है 120। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं पूरा कंफॉर्मेशन, स्टैगर्ड, स्क्यू, सॉहॉर्स। तो मैंने ब्यूटेन के, साइक्लोहेक्सेन के, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के जो नीट में आए हुए, जो आईआईटी में आए हुए, सारे कंफॉर्मेशन मैंने बच्चों को पढ़ाए थे। और कितना सिंपल क्वेश्चन आया है कंफॉर्मेशन से, और सबसे वो बन जाना चाहिए, तो वेरी इजी। तो मेरा एम एनसीईआरटी की पेजेस को खोलकर बतलाने का ये है कि वो बच्चे जो इधर उधर की बुक पढ़ के अपना टाइम खराब करते हैं, एनर्जी खराब करते हैं, वे एनर्जी खराब ना करें, टाइम ना खराब करें, और अपना नीट के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से भी प्रिपरेशन करें। तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन, बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 59 क्वेश्चन पर आइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में 5f ऑर्बिटल होता है, 5f की शील्डिंग बहुत कम होती है, 4f के भी रिस्पेक्ट में कम होती है, तो लेस शील्डिंग है, इसकी शील्डिंग बहुत कम होती है। लेस शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण लेंथेनाइट के रिस्पेक्ट में एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट 1 by 1 और बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन आर कलरलेस। नो, यही आंसर गलत है। कलरलेस नहीं, कलर्ड होते हैं, कुछ ही कलरलेस होते हैं, कुछ ही कलरलेस होते हैं, जैसे सीरियम प्लस 3, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f0 हो या 4f14 हो या 4f7 हो, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनसे इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा टफ होता है। तो यह थोड़ा सा इनमें हमको कलर नहीं मिलेंगे, बाकी तो मोस्टली कलर्ड होते हैं। तो यह आंसर आपका सही होना चाहिए। समझ आ गया? लेंथेनाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा लेंथेनाइट तो सारे मेटल हैं, और मेटल जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते ही हैं। तो यहाँ पे उसने मेटल खा गया, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथेनाइट जितने भी होते हैं वो सब मेटल होते हैं। एक्टिनाइट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। बिल्कुल सही, एक्टिनाइट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लेंथेनाइट के रिस्पेक्ट में, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होती है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनाइट, तो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो बच्चों अब हमको पता लग गया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, गुड कंडक्टर है, हाईली रिएक्टिव स्टेटमेंट करेक्ट है, बट मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कलरलेस नहीं होते, वे कलर्ड होते हैं, कुछ ही कलरलेस होते हैं, कुछ ही कलरलेस होते हैं। तो यह स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखना इसको ध्यान से। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, और मैं आपको एनसीईआरटी में ले चलता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट है, 59 क्वेश्चन हम जान रहे हैं, देखे हमने। ये देखिए लिखा है आपका, द जनरल ट्रेंड लेंथेनाइड इज ऑब्जर्व द एक्टिनाइड एज वेल। There is a gradual decrease in the size of atom of M+3 ion across the series. This may be referred to the actinide contraction.
द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउ एवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट, यही का यही स्टेटमेंट दिया है, आप पढ़ लो। द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम द पुअर शील्डिंग ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये रीजन दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट यहां से यहां तक दिया हुआ है, देख लीजिए, ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपको दिया है, ये पहला स्टेटमेंट है और दिस द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपको देखो कैसे मैंने 59 का वन स्टेटमेंट आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक्टिनाइड का ये दिया, देखिए दे टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर, बेटा मेटल होंगे, अभी आपको समझाया मैंने कि यदि ये मेटल हैं तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए स्टेटमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैंने थर्ड स्टेटमेंट ये लिख रखा है कि दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। एंड सेकंड पर ध्यान लगाइए, सेकंड पर क्या लिखा था वहां पर सेकंड स्टेटमेंट में कि मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइड इन सॉलिड स्टेट आर, वो लोग कलरलेस। तो यहां पर देखिए मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन आर कलर्ड इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड एक्वस, दोनों में कलर्ड दिया, ये देखिए कलर्ड, जबकि वहां क्या लिखा था कलरलेस। तो बच्चों पूरा मैंने जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो ये देखिए सारी अंडरलाइन मैंने करके रखी है पूरी एनसीईआरटी में कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 4F0 लेंथेनम +3, सीरियम +4, 4F14, इटरबियम +2, लुटेशियम +3, ऑल आर पैरामैग्नेटिक एंड कलरलेस। ये कलरलेस हो सकते हैं, देखिए लिखा La3 Lu3 कैसे हैं, ये देखिए कलरलेस हैं। तो कुछ कलरलेस होते हैं लेकिन मोस्टली तो कलर्ड होते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों। और एक और स्टेटमेंट रह गया, देखिए वो भी आपको मैं बतलाता हूं। हुए पूरे, तो हो सकता है एक आध कोई छूट रहा हो। चलिए तो मैंने आपको बतला दिया कि कैसे एनसीईआरटी से एकदम बिल्कुल लैंग्वेज वही की वही स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल वही के वही स्टेटमेंट, आप देख लो ये। तो अभी मुझे एक और बताना था, एक्टिनाइड हाई रिएक्टिव मेटल में आगे बता दूंगा। अब वापस आ गए अपन लोग। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ 2-bromoपेंटेन। बच्चों 2-bromoपेंटेन 1 2 3 4 5, ये 2-bromoपेंटेन, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पर एलिमिनेटिंग एजेंट डाल दें हम C2H5O नेगेटिव आयन डाल के इसको हीट कर दें, तो हम पाते हैं कि ये H और ये Br निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड है इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा 2 पेंटीन। ये 2 पेंटीन मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो CH3 यहाँ पर है और ये CH2 है, यहाँ पर HH है बच्चों। यहाँ पर 3 अल्फा H है और यहाँ पर 2 अल्फा H है, 5 अल्फा H है, 5 अल्फा H, नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा बन रहे हैं। ये एक एल्किल ग्रुप है, दूसरा एल्किल ग्रुप है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप भी ज्यादा है। जब नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा हो तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सबको याद होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल एल्कीन होती है। ये मोर स्टेबल एल्कीन होती है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा हो वो मोर स्टेबल होती है, जिनमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा अटैच हो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, वो मोर स्टेबल होती है। और मोर स्टेबल एल्कीन तैयार होती है बच्चों शेडजेप रूल से। द आंसर शेडजेप रूल। बच्चों अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यदि यहाँ से HBr निकल जाता, ये देखिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती। ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलते हॉफमैन एल्कीन। ये हॉफमैन एल्कीन, तो ये भी आंसर दिया है और ये भी। बट आपको मोस्ट स्टेबल एल्कीन पूछा गया है, क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेबल एल्कीन का मतलब मोर नंबर ऑफ अल्फा H होता है, और मोर नंबर ऑफ अल्फा H इसमें बच्चों 2 अल्फा H होंगे और इसमें आपको दिखाई दे रहा है 5 अल्फा H। तो इस तरह से ये जो आपका एल्कीन बन रहा है 5 अल्फा H वाला बन रहा है, और मोस्ट स्टेबल एल्कीन होना
शेरजेफ रूल से क्लियर होता है। हंट्स रूल तो आप जानते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का होता है। हकल रूल ये एरोमेटिसिटी का होता है। तो सिर्फ दो ही रूल हैं जो एलिमिनेशन के हैं। तो मोस्ट स्टेबल के लिए शेरजेफ रूल होता है और लेस स्टेबल के लिए हाफमैन रूल होता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो ये काम बन गया। और देखिए ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूं एनसीईआरटी में, और आप देखेंगे कि बिल्कुल एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आप देखेंगे ध्यान से। ये देखिए आपको 2 ब्रोमो पेंटेन ये दिया जा रहा है, यही क्वेश्चन एनसीआर यही है ना, 2 ब्रोमो पेंटेन वहां पर देखिए। और ये दिया है 1 पेंटीन, ये बन रहा है 19%। और ये देखिए ये बन रहा है 2 पेंटीन, ये बन रहा है 81%। मेजर बन रहा है मोर स्टेबल, ये माइनर बन रहा है। ये मेजर मोर स्टेबल बन रहा है। मोर स्टेबल का मतलब इसमें नंबर ऑफ अल्फा है, जो आपको भी मैंने समझाया। 2 इधर है, 3 इधर है, 5 अल्फा एच है, इसमें केवल 2 अल्फा एच है। तो बच्चों ये इस तरफ जो बनता है इसे हम बोलते हैं शेरजेफ रूल, और ये जो बनता है हाफमैन रूल से बनता है। ये आपका दिया हुआ है, देखिए शेरजेफ रूल। शेरजेफ का एक और नाम है जेटसेफ भी बोलते हैं इसको, तो जेटसेफ को ही शेरजेफ बोलते हैं। तो बच्चों ये देखो आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 ब्रोमो पेंटेन। आगे समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 60। तो आप देखते जा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। और मैंने बच्चों को एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास नोट्स में सॉल्व करवाया है, और बच्चों ने खुद ने भी सॉल्व किए हैं। तो अब आपको बिलीव हुआ कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल मजा आने वाला है आपको। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा उसका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला 61 क्वेश्चन। यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये कोई क्वेश्चन होता है क्या? ठीक है, तो ये आंसर हो गया सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। थर्मोडायनेमिक्स की इज्जत खराब कर दी इस क्वेश्चन ने, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, सब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। बच्चों एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने ये ले लिया, ये देखो ये आपने ले लिया इस तरह से, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये ऐड करते जाएं इस तरह से आगे। तो यहाँ पर अगर आप एफ एफ लगा दें, एच एच लगा दें, तो ये आपका तैयार हो जाएगा टेफ्लॉन। जितने भी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ठीक है, ये सब कैसे है, एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है, सब ऐड हो रहे हैं। ये नया बॉन्ड बन गया, ये वाला ये नया बॉन्ड बन जाएगा। आंसर इज टेफ्लॉन। ये सब नायलॉन, डेक्ट्रॉन, नोवोलेक, ये सब के सब अलग एडिशन पॉलीमर नहीं है। बच्चों ध्यान देना, ये सब के सब कंडेंसेशन पॉलीमर है। इनमें सब में या तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन जिसमें होता है उन्हें हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये आपका बहुत प्यारा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गलत होना ही नहीं चाहिए। दिस इज द टेफ्लॉन। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट है और बहुत सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 63 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 63 इज वेरी सिंपल। भाई आईयूपीएसी नेम बताना है आपको एसीटोन का। ये बच्चों एसीटोन हो गया CH3CO CH3, और इस पर C2H5Mg Grignard रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इधर गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये होता है पार्शियल नेगेटिव, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों इसका इस पर अटैक, इसका इस पर अटैक, और हाइड्रोलिसिस कर देना तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ये 1 ये लगे हुए हैं, यहाँ पर C2H5 लगा, यहाँ पर ये OH लग जाएगा, और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल, ये देखिए 2 पर मिथाइल है और 2 ब्यूटेनॉल, आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल द आंसर। बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी का मैं आपको बताने वाला हूं अब भी।
तो क्वेश्चन नंबर 63, और वैसे भी सब जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा लें तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन एसीटोन कीटोन होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर उन्होंने IUPAC नाम पूछ लिया है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत सिंपल है। आपको मैं ये दिखाता हूँ NCERT से कैसे आया हुआ है। देखिए ये देखिए, ये रखा है क्वेश्चन, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 63, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन। प्रोपेनॉन रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही क्वेश्चन है आपको, बट वहां पर प्रोपेनॉन का नाम एसीटोन लिख दिया है, वहां पे एसीटोन लिख दिया, और यहाँ मिथाइल की जगह वहां पे इथाइल दे दिया है, बस ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, मिथाइल की जगह वहां पर इथाइल दे दिया है। तो क्वेश्चन तो वही है 63। अगर आपसे मिथाइल से सॉल्व हो जाएगा तो इथाइल से सॉल्व होने का क्या प्रॉब्लम है भाई, सेम क्वेश्चन है, वर्ड केवल चेंज कर दिया, एक छोटा सा मिथाइल की जगह इथाइल। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये ऊपर भी वही क्वेश्चन है। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी किसी भी एल्डिहाइड से ये 2 डिग्री अल्कोहल, किसी भी कीटोन से ये 3 डिग्री अल्कोहल, इस तरह से बन जाता है। तो कितना सिंपल यार, कितना सिंपल 63 क्वेश्चन है, और गलत हो जाए तो कितना कष्ट होगा बताइए। अभी तक तुम देखते आ रहे हो NCERT से 63 क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, NCERT से बाहर एक भी नहीं है। मैंने पूरे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया है, सारे रिएजेंट मैंने बहुत प्यारे तरीके से समझाया और YouTube पर अपलोड भी कर दिए हैं मैंने सारे रिएजेंट। आप पढ़ोगे सारे रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मजा आ जाएगा आपको। सॉरी गला सूख गया था, पानी पी लिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बच्चों, PCl5 यार, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, ये इस तरह से 5 बॉन्ड बन जाएंगे यार, कितना आसान। sp3d और sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो पहले वाले का आंसर हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। दूसरा SF6 यार, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 6 सिग्मा का मतलब बच्चों क्या, sp3d2, sp3d2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, दैट इज, बोलो ऑक्टाहेड्रल, दैट इज स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। तो ऑक्टाहेड्रल का ही दूसरा नाम स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है। PCl5 हो गया कैसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। BRF5 लास्ट ईयर आपको, या 2 साल पहले 2019 में 18 में देखिएगा BRF5 आया है बच्चों। देखिए BRF5 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोमीन में 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर। तो बच्चों 5 सिग्मा है और 1 लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। टोटल कितने हो गए, 6 का मतलब sp3d2, देखिए हो गए 6, s का 1, p के 3, d के 2, sp3d2। बट 1 लोन पेयर के कारण इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ये स्क्वायर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, एक पिरामिड ऊपर बनना चाहिए था, बट लोन पेयर है तो ये BRF5 स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको नीट में पहले ही आ चुका है। और BF3 तो अभी क्वेश्चन आया है आपको, आज इसी पेपर में BF3 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर sp2, तो आप मैच कर लेंगे और बहुत सिंपल है, आ जाएगा आंसर। अब देख लें PCl5 का क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, A का 4 ये है, ये कैंसिल कर दीजिए। B का SF6 का ऑक्टाहेड्रल 3, B का 3 देख लीजिए, ये B का 3 है, यहाँ भी B का 3 है, तो ये तो कैंसिल हो गए आपके। एंड BRF5 स्क्वायर C का 1 है, C का इधर भी 1 है, और यहाँ 2 दे रहा है, तो ये गलत हो गया। और BF3 आप ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये आपका ये करेक्ट हो गया, ये आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से मिलाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बता दें कि BRF5 पहले भी आ चुका है नीट में, और उसमें कुछ बॉन्ड एंगल से रिलेटेड बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा फिर से। तो which question number 65, which of the following method can be used to obtain highly pure metal in liquid at room temperature। बच्चों हाईली प्योर, अल्ट्रा प्योर मेटल अगर आपको बनाना है
तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कौन सा? जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग। और आपको पता है लिक्विड कौन होते हैं? एक होता है मरकरी रूम टेम्परेचर पर और एक होता है गैलियम। तो बच्चों जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, गैलियम हुआ, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये जोन रिफाइनिंग से बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपको जोन रिफाइनिंग का एक क्वेश्चन और आया है। जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल पूछा गया है लास्ट ईयर, ठीक है, नीट में। तो जोन रिफाइनिंग का जो प्रिंसिपल होता है उसमें जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं मेल्ट मेटल में ज्यादा। तो मेल्ट मेटल में इम्प्यूरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होती है। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर की नीट में पूछा गया है। तो जोन रिफाइनिंग पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और वो जोन रिफाइनिंग वो सिंपल है, पूरा समझाया हुआ है मैंने, बहुत प्यारे तरीके से समझाया जोन रिफाइनिंग को। तो इस तरह से हम जोन रिफाइनिंग के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये आपको समझा ही दिया मैंने 63। ये देखिए जोन रिफाइनिंग का क्वेश्चन आपको 65 आपका अब भी समझाया। ये दिए हैं गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, गैलियम, इंडियम, इनका प्यूरिफिकेशन हम करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है पहले की नीट में। क्या लिखा भी मैंने समझाया था, इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट देन सॉलिड स्टेट। तो इम्प्यूरिटीज जो होती हैं मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। सीधा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो और इस साल आपको ये क्वेश्चन आ गया। तो आप बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिंपल है। तो एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और ध्यान देना, मैं बताने वाला था कि यहाँ पर कहाँ लिखा है वो स्टेटमेंट। अल्ट्रा प्योर वाला मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये लिखा है, मैंने अंडरलाइन किया है यार, हाईली प्योर। ये हाईली प्योरिटी, अल्ट्रा प्योर मेटल अगर आपको बनाना है तो बहुत बढ़िया होती है जोन रिफाइनिंग। तो इस तरह से हम जोन रिफाइनिंग के क्वेश्चन को भी समझ गए। पिछला जो आया वो भी मैंने आपको बतला दिया। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर, यार पराक्साइड पढ़ा हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है। बीआर एंटी मार्कोनिकॉफ में वहां जुड़ता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं और एच यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, एंटी एम के एडिशन का देखते से समझ में आ जाता है। ये स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बच्चों। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मैंने पूरा मैकेनिज्म बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हुए हैं और बहुत वैरायटी में मैंने इसके क्वेश्चन कराए हैं। तो फ्री रेडिकल में क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसमें फ्री रेडिकल में रेजोनेंस ना होने के कारण शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसलिए इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। देखो अभी मैं बताता हूँ। टाइटेनियम, ओ सॉरी, ट्रीटियम। बच्चों कितना यार, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यार। ये आईआईटी में भी पूछा गया है, पहले की आईआईटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है। ट्रीटियम होता है बच्चों 1H3। और आपको पता है कि यह बीटा एमिटर है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बीटा एमिटर है। पहली बात समझ लो कि गामा पार्टिकल जो है वो सभी से निकलते हैं। गामा पार्टिकल पर ना कोई चार्ज होता, ना कोई चार्ज होता, ना कोई मास होता। ये तो केवल ऐसे बहुत ही लाइट, वेरी लाइट, वेरी 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 लाइट एनर्जी पार्टिकल होते हैं जो सभी एमिट करते हैं। कोई भी किसी का भी डिके होगा तो उसमें गामा पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी डिके करते हैं, तो इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। न्यूट्रॉन कोई डिके आज तक तुमने सुना? आज तक तुमने सुना होगा अल्फा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल एमिशन सुना है, पर न्यूट्रॉन एमिशन नहीं सुना। तो न्यूट्रॉन का एमिशन कोई भी नहीं करता, तो ये दो तो वैसे कैंसिल हो गए। अल्फा, अल्फा क्यों कैंसिल हो जाएगा यार, जरा सोचो। अगर तुमने मेरे पास देखे कि सर के पास 100 का एक ही नोट है और तुम मेरे साथ गए बाजार
ठीक है, और मैं तुमको नाश्ता वास्ता करा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तुमको 150 का नाश्ता करा दिया, तो तुम मेरे ऊपर क्या बोलोगे, हंसोगे? बोले सर आपके पास तो 100 का एक नोट था और आप हमसे कह रहे हो 150 का नाश्ता कराया, तो आप तो झूठ बोल रहे हो। तो यही क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। तो अगर मान लो 1H3 है और अगर ये 2He4 का एमिशन करे तो कैसे एमिशन कर पाएगा बताओ? खुद ही 1H3 है तो एमिशन 2 का कैसे कर सकता है? 100 रुपए लेके जाऊं और तुमसे बोलूं मैंने तुम्हारे ऊपर 150 रुपए 200 रुपए खर्च किए, तो गलत है ना? तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली दिस इज द बीटा एमीटर। और मैं आपको बताता हूं कि देखो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पराक्साइड डला हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और बस वहां थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ वहां पे क्या कर दिया है, केवल एक यहाँ पे एक 2 CH3 लगा दिए हैं, बस छोटा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है बस। बाकी तो NTM के यहाँ भी वैसे ही होगा, वहां भी वैसे ही होगा। 66 क्वेश्चन आपका NTM के उस कार्बन पर जाएगा ब्रोमीन जिसका हाइड्रोजन कम है, ये BR आके लग गया यहाँ पे, बात खत्म हो गई। यहाँ पे H लग गया, ये H दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे नो पराक्साइड, यहाँ पे पराक्साइड। तो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, वही का वही क्वेश्चन है। तो और ये एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दी है पूरी, इस मैकेनिज्म मैंने पूरा पढ़ाया है, बहुत वैरायटी में सॉल्व करवाया है। आप YouTube पर मेरा MK एडिशन और एंटी MK माने मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन YouTube पर पड़ा हुआ है, आप देखोगे दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा कि इतना बढ़िया तरीके से मैंने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ समझाया है, मजा आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, एनसीईआरटी से आया हुआ है। ये देखिए हाइड्रोजन, ये सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 67 ट्रीटियम, ये स्टेटमेंट पढ़िए येलो कलर से मैंने बच्चों। ये देखिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ कितनी भी इंपॉर्टेंट चीजों देखो कैसे मैं पढ़ाता हूँ, पूरा इंपॉर्टेंट पर अंडरलाइन है एनसीईआरटी की। मैं एनसीईआरटी की एक एक बात समझा देता हूँ पढ़ाने में, ताकि बच्चों को तो कभी गलती हो ही ना। अब आप देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एंड एमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, बीटा एमिटर होता है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। और मैं इसे समझा देता हूँ पूरा, तो सीधी लाइन हमको मिल रही है एनसीईआरटी की। और ये देखो 68 क्वेश्चन आप पढ़ने वाले आगे, अपन वापस चलेंगे 68 क्वेश्चन में आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये देखो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये आपको दिया जा रहा है बच्चों। F का साइज छोटा होता है, Cl साइज बड़ा है, Br और बड़ा है, I और बड़ा है, तो नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। देखिए बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। बच्चों जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ये देखो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो बॉन्ड एनर्जी का आपका क्वेश्चन है, तो नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। पर आपको नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईआईटी में भी ये क्वेश्चन आया, मुझे आईआईटी का तो ध्यान है बच्चों। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा दिख रहा है, देखो बिल्कुल सामने दिख रहा है 1.860, और इसका 1.84 है, इसका 1.83 है, इसका 1.63 है। तो क्या ये क्वेश्चन आईआईटी का तो मुझे पक्का याद है कि ये आया है, पर आप देखोगे मैं इसका रीजन समझाऊंगा कि क्यों बहुत Cl, जबकि जबकि HF में HF, HCl, HBr और HI में डाइपोल मोमेंट अगर देखोगे तो ये ज्यादा है। बहुत गुस्सा आती है कि HF में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है HCl से, लेकिन यही CH3F लग जाए और CH3Cl लग जाए तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा हो जाएगा। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा कि यार ये कैसे हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस इसमें तो नहीं है रेजोनेंस, ठीक है, इसमें तो दूसरे फैक्टर्स लगते हैं इसलिए ज्यादा हो जाता है। इसमें एक्चुअली क्या है, डी, थोड़ा सा डी ज्यादा हो जाता है इसका, तो डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी, तो थोड़ा सा डी बढ़ने के कारण और Q में बहुत ज्यादा चेंज ना होने के कारण म्यू थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बस ये रीजन है। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। पर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। देखिए जो भी आता है वो मैं यहाँ पे सब अंडरलाइन कर लेता हूँ। आईआईटी में आए हुए, नीट में आए हुए, आईआईटी मेंस में आए हुए, एडवांस में आए हुए, कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं सब इस पे
येलो कलर से, रेड कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और बच्चों को कॉन्फिडेंस आए कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो आपका ये 68 क्वेश्चन बच्चों, ये 68 क्वेश्चन आपका भी एनसीईआरटी से, 67 भी एनसीईआरटी से, 66 भी एनसीईआरटी से, और ये आपके सामने है। देखिए मैंने आपको भी समझा ही दिया है, 67 समझा दिया, बीटा एमीटर है, 68 समझा दिया, CH3 ऐप क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस आपसे पूछा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, जिसका साइज कम है उससे ज्यादा साइज, उससे ज्यादा साइज और उससे ज्यादा साइज, द सेकंड आंसर इज करेक्ट। तो देखो कैसे एनसीईआरटी से, मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से टेबल से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, आपने देखे अभी टेबल से कितने सारे क्वेश्चन आपको टेबल से मिल रहे हैं। तो एनसीईआरटी की टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत प्यारा है, आप देखेंगे जब मेरी कॉपी पढ़ेंगे तो मैंने इसको बहुत सही तरीके से समझाया है। एक्चुअली हेक्सागोनल प्रिमिटिव होता नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में इसे ही हेक्सागोनल प्रिमिटिव कहते हैं। एनसीईआरटी में इसे हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल ही माना जाता है। और ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक, यहाँ पर एक, और सेंटर में ये 3 होते हैं। जब आप इसका जेड कैलकुलेशन करेंगे, जेड कैलकुलेशन करेंगे तो जेड कैलकुलेशन इसका 6 आएगा। अब जेड कैलकुलेशन के लिए आप चाहे तो मेरे वीडियो पर चले जाएं, कैसे वीडियो की सेकंड लेक्चर में मैंने सबके जेड कैलकुलेशन समझाए हैं, आप वहां पर भी पूरे जेड कैलकुलेशन समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पे डला हुआ है सॉलिड स्टेट, सेकंड लेक्चर में होगा, ये पूरा समझाया हुआ है। तो जेड का वैल्यू 6, बच्चों ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होते हैं वो जेड के इक्वल होते हैं, मतलब जेड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल वाइड जो होते हैं ट्वाइस ऑफ द जेड होते हैं, ट्वाइस ऑफ द जेड, तो 2 into 6 तो ये 12 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पहले पूछा है टेट्राहेड्रल और बाद में पूछा है ऑक्टाहेड्रल, तो पहले पूछा है टेट्राहेड्रल, बाद में पूछा है ऑक्टाहेड्रल, ये आ जाएगा। कभी कभी हमसे आंसर में ये मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक, क्योंकि सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल ही लिखते हैं, जेड के इक्वल और टेट्राहेड्रल उससे डबल। तो आपका कई लोगों का मिस्टेक हुआ होगा, ये क्वेश्चन मैं जानता हूं। तो पहले आपको टेट्राहेड्रल पूछा गया है, बाद में आपको ऑक्टाहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल हुए 12, टेट्राहेड्रल 12 और ऑक्टाहेड्रल 6। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आप सबको YouTube पर जाकर, मेरे YouTube पर जाइए, पवन गुबरेले के नाम से चैनल है, पवन गुबरेले, सीधा YouTube पर जाइए पवन गुबरेले, और आप सॉलिड स्टेट में पूरा बहुत प्यारे तरीके से, सॉलिड स्टेट सारे मैंने बहुत प्यारे तरीके से सारे चैप्टर समझाए भाई, तो आप देख सकते हैं सब डले हुए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक मेटल दूसरी मेटल को हटा देगी, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो ये एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को हटा दिया, ये क्रोमियम इधर, उसकी जगह एल्यूमिनियम बैठ गया, ये मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको बोलते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या ये तो मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी 10th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को समझ सकता है कि मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी एनसीईआरटी का है, आपको क्रोमियम की मेटलर्जी है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस है ये, थर्माइट वेल्डिंग में ये आप पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट में आपको इसको पढ़ाया जाएगा। तो ये क्रोमियम का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो आंसर एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। और यहाँ पर इसने दूसरी तरह से पूछ लिया, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, समझ आ गया। और ये इसका अलिंगम डायग्राम मैंने पूरा बनवाया है बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट अलिंगम डायग्राम है इसका। तो ये भी क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से है।
ये देखो, अरे भाई क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, ये कुछ क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। यहाँ देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। सब जानते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। यदि एन नंबर ऑफ मोल गैस के अपन एक ले लें, एक मोल गैस ले लें, तो आपका एन कांस्टेंट हो गया, आर तो आपका गैस कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। और टेम्परेचर पीवी कांस्टेंट कर दें तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो एक बात तो ये आ गई, माने पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। तो बच्चों पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, लेकिन आपको पूछा है ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, आपको प्रेशर वर्सेस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं पूछा है, 1/v नहीं पूछा है। यदि 1/v पूछा होता तो यहाँ देखो ये प्रेशर, यहाँ देखो ये वाला ग्राफ प्रेशर और 1/v दिया होता तो काम बन जाता आपका, लेकिन यहाँ पे 1/v नहीं, यहाँ पे तो आपको वॉल्यूम के बीच ग्राफ पूछा है, तो ये गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, दो तो वैसे ही गलत हो गए आपके, समझ गए। और P इनवर्सली पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। अब जरा सोचो कि आप पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, P अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो P प्रोपोर्शनल टू T हो गया, क्योंकि एक मोल गैस ले लिए, R कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम को यदि मैं कांस्टेंट कर दूं P प्रोपोर्शनल टू T हो गया। तो मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। मैं कोई एक टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, यहाँ देखिए ये, यदि मैं कोई, अगर मैं कोई वॉल्यूम ले लूं, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रेशर है। अब देखिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो ये प्रेशर क्या, P इज प्रोपोर्शनल टू T है बच्चों। तो P इज प्रोपोर्शनल टू T माने अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ तो टेम्परेचर कम करने पर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर और कम कर दिया तो प्रेशर और बढ़ गया, तो ये भी ग्राफ गलत हो गया। समझ आ गया। तो अब आपको कहाँ जाना चाहिए, तीन तो आपके वैसे ही गलत हो गए, ये सामने आ गया आपके, बहुत सिंपल, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों ये वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया, तो जब आप टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो प्रेशर यहाँ है, टेम्परेचर आपने 400 किया तो प्रेशर और बढ़ गया, टेम्परेचर 600 किया तो प्रेशर और बढ़ गया। इसका मतलब आप सिंपल पी प्रोपोर्शनल टी से इससे सॉल्व कर सकते थे, एंड द आंसर इज 4। एंड दिस इज वेरी सिंपल, बट अच्छा है क्वेश्चन ये। अच्छा तुमको बताया एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है एनसीईआरटी से। देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 71 दिख रहा है, ये देखिए 71 क्वेश्चन नंबर 200 400 600 प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये ग्राफ डायरेक्ट दिया है एनसीईआरटी से बच्चों। और ये देखो नीचे वाला भी दिया है, बट आपको वहां पर V दिया था और यहाँ पर क्या दे रहे हैं 1/V, तो ये ग्राफ भी करेक्ट है, बट वहां पर आपको V दिया था तो वो गलत था। तो आप सोचो कि एनसीईआरटी से ग्राफ के डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट बिल्कुल। तो ये मैंने 71 क्वेश्चन आपको समझा दिया। अरे 72 एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, देखना सिर्फ। अच्छा मैं अगर ये कुर्सी पर डाई मिथाइल एमीन बिठाल दूं और इसी कुर्सी पर अगर मैं अमोनिया बिठाल दूं, NH4Cl बिठाल दूं, तो क्या अंतर आया, NH4OH बिठाल दूं, कोई अंतर नहीं है। इसी कुर्सी पर डाई मिथाइल अमीन है, इसी कुर्सी पर NH4OH है, तो सेम है, बस केवल यहाँ पर ये बदल दिया है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, पीकेबी ऑफ द डाई मिथाइल एमीन एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड, ये देखिए एसिटिक एसिड है बच्चों, और ये डाई मिथाइल अमीन हो गया। डाई मिथाइल अमीन मतलब ये आपका CH3NCH3H। ध्यान देना अगर यहाँ पर HH होते तो यार अमोनिया होती, अमोनिया होती, अमोनिया बीक है, तो बच्चों ये बीक बेस हो गया, ये बीक एसिड हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ द डाई मिथाइल अमोनियम एसिटेट। बच्चों इन दोनों के बनने वाले साल्ट का, माने साल्ट जो आपका बनेगा वो बीक एसिड बीक बेस का सॉल्ट होगा, और बीक एसिड बीक बेस का साल्ट, ध्यान से सुनना, उसका पीएच कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने
सारी वैरायटी में समझाए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस, इनके सबके पीएच कैलकुलेट करने के फार्मूले मैंने पूरे डेराइव किए हैं। उनकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा कैसे एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, के एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना बढ़िया तरीके से। और मुझे उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन आएगा और मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन स्पेशली लिखाया अमोनियम साइनाइड में, अमोनियम एसीटेट में। यहाँ पर केवल डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट, डाई मिथाइल जोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी अमोनियम एसीटेट ही है। तो बच्चों pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, बस ये आप लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका pKb दिया हुआ है, ये आपका pKa दिया हुआ है और 7, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस साइन है बीच में। तो हाफ pKa माइनस हाफ pKb, हाफ pKa माइनस हाफ pKb और यहाँ पर आगे प्लस 7 है और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया? जो आंसर आया आप चेक कर लो इसका क्या आंसर है। अच्छा एक बात बताओ, जिसका जिसका पीके ज्यादा होता है तो के कम हो जाएगा, और के कम माने ये वीक एसिड हो गया। इसका पीके भी कम है तो के भी ज्यादा है, माने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, दोनों ही वीक, लेकिन इस वीक के रिस्पेक्ट में, वीक एसिड के रिस्पेक्ट में वीक बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो ये अप्रॉक्स थोड़ा एल्कलाइन रेंज में चला जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लेना इसको, मैंने फार्मूला लिख ही दिया है, फिर से एक बार लिख देता हूँ। pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। आपको pKb ये दे रखा है और pK ये दे रखा है, कितना आसान है, बस सॉल्व कर लेना, बस 7 जोड़ देना है और तो आ जाएगा। चलिए मैं बतलाता हूँ एनसीईआरटी से डायरेक्ट, केवल डाई मिथाइल एमीन ये बता ही दूं आपको तो आप कंफर्म हो जाएगा कि आप सब सही बोल रहे हैं। ये देखिए सामने, देखिए केवल अमोनियम की जगह डाई मिथाइल अमोनियम, यहाँ पे डाई मिथाइल और जोड़ दिया, बस डाई मिथाइल और जोड़ दिया। देखिए वही 4.77 दिया है, वही 4.75 की जगह 3.27 दिया है, वहां पे 3.27 दिया है, मैंने लिख दिया 3.27 और वही क्वेश्चन 72। ये देखिए हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी, या हाफ को आगे कॉमन ले लिया है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। केवल एक वर्ड यहाँ पर 4.75 की जगह 3.27 कर दिया बस, और कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। पीके भी दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है, ये पीके दिया हुआ है, ये पीके भी दिया हुआ है, और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व की होती तो आप कभी भी हारते नहीं। एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया है नीट के लिए और बहुत बढ़िया है जेईई मेंस के लिए। अब भाई एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं, जेईई मेंस के लिए भी। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, among the following alkaline earth metal halide covalent and soluble in organic solvent। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में पहले भी आ चुका, अकेला कोवेलेंट के फॉर्म में पूछा था, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में भी पूछा है। यहाँ देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, साइज छोटा और बड़ा और साइज बढ़ते जाएगा। सबको फजन रूल याद होगा, साइज छोटा, ये Cl सभी में है, पोलराइज कर देता है Cl को, तो BCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। BCl2 मोस्ट कोवेलेंट है, BCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो BCl2 इज द करेक्ट आंसर।
और आपको आगे BeCl2 का एक और क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। इसी नीट में आपको तो 2021 में BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में, वो भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो BeCl2 का यह क्वेश्चन अकेला भी पूछा गया है, इसमें दोनों मिला के पूछे गए हैं, नीट में ही आए हैं। और लास्ट ईयर BE का एक और BE ऑक्साइड पूछा गया एम्फोटेरिक बेरिलियम पर लास्ट ईयर, देखिएगा, तो लास्ट ईयर ही पूछा गया है BeO। और इस साल आपका बेरिलियम क्लोराइड आ गया, तो ये कोवेलेंट है। और क्यों कोवेलेंट है? क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, Cl का साइज बड़ा है, पोलराइज कर देता है वैसे भी, और बाकी ये पोलराइज उतने नहीं हो पाते हैं। तो फजन रूल आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसमें तो BeCl2 में इसका मोनोमर अगर देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, लीनियर हो जाता है, ये मोनोमर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ जो क्वेश्चन आया है वो अलग टाइप का आया है, जो आगे आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी आपको बताऊं। पर NCERT से भी डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, the maximum temperature that can be achieved from the blast furnace। बच्चों मैंने पूरी ब्लास्ट फर्नेस बच्चों को बनाई थी, ठीक है, और या 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, 300 के आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यहाँ पर ट्वियर से बहुत गर्म हवा आती है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये टेम्परेचर अप्रॉक्स 2100 कुछ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2100 से ऊपर 2100 2200 के आसपास टेम्परेचर होता है। द करेक्ट आंसर इज 22। और NCERT से डायरेक्ट है, ये देखिए NCERT से डायरेक्ट है यार, ये देखो NCERT का डायग्राम पूरा मैंने ब्लास्ट फर्नेस एक एक पॉइंट बच्चों को समझाया था। और ब्लास्ट फर्नेस का ये देखिए 2170, क्वेश्चन नंबर 74 डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लास्ट फर्नेस का। ये देखिए कार्बन मोनो, ये यहाँ पर देखिए आयरन कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है करीब इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इससे 1500 से तो ज्यादा ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ का होना चाहिए, ऐसा मतलब हमको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे, यहाँ का करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जिस पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नीट में क्वेश्चन भी आया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, क्योंकि कार्बन को इतना टेम्परेचर चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड को इतना टेम्परेचर चाहिए, और इस बार उन्होंने हाई टेम्परेचर पूछ लिया। तो आपको अच्छे से NCERT की रीडिंग लेनी चाहिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन NCERT का बतलाते जा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों EDTA लास्ट ईयर भी पूछा गया है और इस साल भी पूछ लिया गया है। लास्ट ईयर भी पूछा गया। EDTA कितना सिंपल होता है, CH2 CH2 NH2, यहाँ पर N लगे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं दो, और हाइड्रोजन को हटा के CH2COO लगा दिया, CH2COO लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हटाए और CH2COO लगा दिया, हाइड्रोजन हटाया, CH2COO लगा दिया। तो ऑक्सीजन डोनर 1 2 3 और 4 बच्चों नेगेटिव डोनर हो गए, 4 ऑक्सीजन नेगेटिव डोनर है, और ये नाइट्रोजन लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर 2 हो गए, तो 2 न्यूट्रल डोनर हो गए और 4 ऑक्सीजन डोनर हो गए, और ये टोटल मिला के हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। तो इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड with respect to 2 lone pair donated by the nitrogen and 4 lone pair donated by the oxygen। समझ आ गया? तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, ये और NCERT में डायरेक्ट है, NCERT से बिल्कुल डायरेक्ट है, डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए ये अब भी बनाया मैंने, यही डायग्राम क्वेश्चन नंबर 75 ये आपका दिख रहा है। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये 2 नाइट्रोजन डोनर हो गए और 4 ऑक्सीजन डोनर हो जाए, 1 2 3 4, और टोटल कैसा हो गया? हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट।
तो ये आपको रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल में पूछा गया है। मैं बच्चों से कहता हूँ लास्ट ईयर के सारे पेपर सॉल्व करो, आपको मजा आ जाएगा। और एनसीईआरटी सॉल्व करो, पवन सर की पूरी कॉपी, पवन सर की पूरी कॉपी पढ़ लो, कोई क्वेश्चन एक भी बाहर हो तो बता दो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 76 बहुत सिंपल है। अरे यार, एक ही ये पानी है, इसमें आपने यूरिया भी डाल दिया, ग्लूकोज भी डाल दिया और सुक्रोज भी डाल दिया। इसके भी 10 ग्राम ले लिए, इसके भी 10 ग्राम ले लिए, इसके भी 10 ग्राम ले लिए, और पानी 250 ml में सॉल्यूशन बना दिया, 250 ml। अब बताओ, आपको टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है इसमें। ये देखो 10 ग्राम यूरिया दिया, 10 ग्राम ग्लूकोज दिया, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम सुक्रोज, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो कितना आसान है बच्चों, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, P इक्वल टू एन आर सी अपॉन वी। बच्चों V सबका कांस्टेंट, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू RC अपॉन V, ये सब कांस्टेंट हो गया। वेट सबका 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। वॉल्यूम सबका 250 ml, ठीक है। R गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर सबका कांस्टेंट है और वॉल्यूम सबका कांस्टेंट है। तो बस केवल रिलेशन हो गया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। अब बताओ सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका हो गया, यूरिया का। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा, प्रेशर ऑफ यूरिया सबसे ज्यादा। फिर 180, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 है ग्लूकोज का, तो प्रेशर ऑफ तो ग्लूकोज हो गया। और सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा। तो आपका, आप देख लो, P1 आपका दिया है ग्लूकोज, P2 आपका यूरिया, माने P2 आपका है यूरिया, P1 आपका है ग्लूकोज, P2 आपका यूरिया, P1 आपका ग्लूकोज और P3 आपका सुक्रोज, P3 आपका सुक्रोज है। तो ये आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये लिख भी दिया मैंने यहाँ पे। तो ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी टेबल से, टेबल के कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो एसिड स्ट्रेंथ बच्चों, HF, HCl, HBr, HI। बच्चों ध्यान से सुनना, HF बॉन्ड लेंथ सबसे कम, नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। तो जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये जल्दी, ये देर से टूटेगा, ये जल्दी, ये और जल्दी, और ये सबसे जल्दी, तो ये एच आयन जल्दी छोड़ देगा। तो नीचे जाने पर एसिडिटी, नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी इंक्रीज हो गई, एसिडिटी इंक्रीज होगी तो के उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज, HF से ज्यादा, HCl से ज्यादा, HBr से ज्यादा, HI, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। ये लिख दिया मैंने, एसिडिटी इंक्रीज, के इंक्रीज, ये सब लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एट द साइड ऑफ एलिमेंट, ये देखिए साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, ये लिख दिया मैंने, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइड ऑफ HCl BRI इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू हो गए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
और एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। ये देखिए मैं आपको ले चलता हूँ एनसीईआरटी में। ये देखिए टेबल से पूरा का पूरा टेबल। यहाँ देखिए क्या दे रहा है, बॉन्ड लेंथ। ये देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होते जा रही है, देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होते जा रही है। ये देखिए बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होते जा रही है। तो ये हो गई बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई। पीके, ये एक्चुअली पीके के इंक्रीज होगा तो पीके डिक्रीज होगा। पीके वाला भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो आपका ये टेबल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 भी आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 78 बच्चों, अब भी मैंने बतलाया था कि BCl2 का क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट में पूछा गया है और वेपर फेज में पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये अच्छे से समझा देता हूं आपको। देखिए BCl2 सॉलिड स्टेट में, पहले BCl2 बना देता हूं। BCl2 में बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिंपल 2 बॉन्ड बनेंगे, ये 2 सिग्मा। तो ऐसा देख के तो आप sp बोलोगे लीनियर, बट आपको ये मोनोमर होगा। ये मोनोमर आपका, ये वेपर फेज में नहीं है, मोनोमर है केवल, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दें बेरिलियम को, ये देखिए बेरिलियम होता है 4 1s2 2s2 2p0। बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना सकता है, ध्यान देना सब लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि ये नीट में पहले भी आया है। BCl2 सॉलिड का आज से 10 साल पहले की नीट में आया है, 10 साल पहले की नीट में। तो ये हो गया। यहाँ पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, ये एस का ये पी का, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपका हो गया एसपी, हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी हो गया। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, ये दोनों वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ये दोनों वैकेंट ऑर्बिटल हैं। जब ये सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं रह जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया BeCl और यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल वैकेंट हैं, ये दूसरा BeCl2, ये 2 ऑर्बिटल ये वैकेंट हैं बच्चों। यहाँ लोन पेयर है Cl के पास 3, ये लोन पेयर इसको डोनेट किया, ये लोन पेयर इसको डोनेट किया, इस तरह से BeCl2 इधर भी है, ये BeCl2 इधर भी है, लोन पेयर ये डोनेट करेगा इसको, इधर से ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसको। इस तरह सॉलिड स्टेट में यह स्ट्रक्चर बनता है। और बच्चों सॉलिड स्टेट का यह स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। ये चेन बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए पूरी लंबी लीनियर चेन बन रही है, ये लंबी लीनियर चेन बन रही है, पॉलीमेरिक चेन। और हाइब्रिड आपको नीट में हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछा गया, इसका हाइब्रिड पहले की नीट में 10 साल पहले की नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और चौथा ये कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, ये भी आपके सिग्मा बॉन्ड के कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्मा है और ये वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए, इस पर लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 4 और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो बच्चों सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर है। तो ये आपका 10 साल पहले की नीट में आया है और इस साल की नीट में ये आया है। और आप देखेंगे ये कोवैलेंट है, तो आज इसी साल की नीट में पहले पूछ लिया गया है। तो BCl2 कोवैलेंट भी है और सॉलिड स्टेट में इसका लीनियर पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर बनता है। और एक और पूछा है आपसे, ये देखिए ये BCl2 को बहुत गुस्सा आती है, इस बात की गुस्सा आती है कि इसके पास ये 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। तो ये 2 ऑर्बिटल खाली पड़े रहते हैं BCl2 के पास, ध्यान दीजिए ये 2 ऑर्बिटल खाली पड़े रहते हैं। तो ये डाइमर बना लेता है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन इधर देता है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये वेपर फेज में ये डाइमर बन जाता है।
बच्चों ये डाइमर क्यों बन जाता है? डाइमर बनने से इसके ये जो ऑर्बिटल है उनकी वैकेंसी पूरी हो जाती है और ये खुश हो जाता है, इसलिए ये डाइमर बन जाता है। तो वेपर फेज में ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है। तो बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। तो आप बेरिलियम क्लोराइड बच्चों सॉलिड स्टेट में, बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है चेन, पॉलीमेरिक चेन, और वेपर फेज में होता है डाइमर। द करेक्ट आंसर इज 1। कुछ बच्चों ने यहाँ पर गलती ये की है कि उन्होंने लीनियर लिख दिया, लीनियर, लीनियर बोथ। तो लीनियर पॉलीमर है पर चेन फॉर्म बनती है, तो चेन, ये लीनियर करेक्ट नहीं होगा, लीनियर चेन पॉलीमेरिक, और दूसरा होता है डाइमर। द करेक्ट आंसर इज 1। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने आपका 74 समझा दिया, 75 समझा दिया एनसीईआरटी से, 75 दोबारा रिपीट कर दिया, 77 समझा दिया एनसीईआरटी से डायरेक्ट, और ये देखिए 78 क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट। ये जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ये एनसीईआरटी में ये बना हुआ रखा है, समझ गए। और आपको 73 भी इस साल आया है, देखिए क्या पढ़िए 73 को, except beryllium halide, all other halides of alkaline earth metal are ionic in nature except beryllium halide. Beryllium halide are essentially covalent and soluble in organic solvent। आपको अब भी पूछा गया ये soluble, ये आपको अब भी पूछा गया इसी साल की नीट में, covalent and soluble in organic solvent। बेरिलियम क्लोराइड, और इस साल की नीट में 78 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये बेरिलियम क्लोराइड चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट गिवन बिलो, ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के बताया ये। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कितनी बढ़िया एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में फॉर द रिएक्शन ए बी, ध्यान से देखना, एक रिएक्शन ए से बी बनने की दी जा रही है और इसकी आपको एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच दिया जा रहा है। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट ए हो गया, ये डेल्टा एच ऑफ ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। तो ये पूरी रिएक्शन की, ये रिएक्टेंट है, ये पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी, और इसका वैल्यू वो दे रहे हैं क्या, -4.2, -4.2। ये माइनस साइन कब आएगा, ये माइनस साइन तब आएगा जब डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, ध्यान से देखना, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, कम हो, और डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो। डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तब साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। समझ आ गया आपको। तो यही क्वेश्चन में सबसे मेन बात ये है, साइन का निगेटिव होना। तो जब डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट कम होगा और डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, और साथ में यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी भी दी है, इसका कोई रोल नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब तो ये होता है, बस ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल परेशान करने के लिए दिया है। परेशान करने के लिए तो आपको ये भी दिया है 4.2 का, इस वैल्यू की भी आपको जरूरत नहीं है, केवल साइन की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है यह निगेटिव साइन, सबसे इंपॉर्टेंट है यह निगेटिव साइन, और यह निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोथर्मिक को। तो बच्चों एक्सोथर्मिक में ये एच प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए कौन सा ऐसा ग्राफ दिख रहा है जिसमें यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी हो गई, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी हो गई, दिस इज द ए, और ये प्रोडक्ट की हो गई, ये डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट हो गया
जो कम है ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट हो गया, जो ज्यादा है तो ये जो डेल्टा एच आएगा, दोनों का डिफरेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये डेल्टा एच कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और ये आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ हो गया, एंडोथर्मिक का ये रिएक्शन में दोनों डेल्टा, ये दोनों बराबर हैं, प्रोडक्ट की भी बराबर है और रिएक्टेंट भी बराबर है, तो यहाँ पर डेल्टा एच 0 हो जाएगा, ये डेल्टा एच 0 हो जाएगा, और यह ना एक्सोथर्मिक होगा ना एंडोथर्मिक, और ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। तो ये दो ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं, ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है, और आपका आंसर यही है। तो द करेक्ट आंसर इज दिस, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज दिस। तो यह भी एनसीईआरटी में सारे ग्राफ बने हुए हैं एंडोथर्मिक के, एक्सोथर्मिक के, और मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, कब कैटलिस्ट इस पर कैसा इफेक्ट डालेगा, कैटलिस्ट डेल्टा एच पर कैसा इफेक्ट करेगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पर कैसा इफेक्ट करेगा, ये मैंने सब समझाए हैं, बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 पर जाइए। जिरकोनियम और हैफनियम का रेडियस सिमिलर हो जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सिमिलर एटॉमिक रेडियस हो जाते हैं। ये इसका एटॉमिक रेडियस, इसका एटॉमिक रेडियस दोनों सिमिलर होते हैं। इसका कारण होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण होता है लेस शील्डिंग ऑफ कोर, लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f। 4f का शील्डिंग कम होने से कंटिन्यूअस रेडियस कम होते जाता है, हम इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम पर पड़ता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, ध्यान से सुनना बच्चों, टाइटेनियम का साइज, जिरकोनियम का साइज और हैफनियम का साइज, ये साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हैफनियम 72 के पहले यहाँ तक सीरियम 58 से लगा करके लुटेशियम 71 तक लेंथेनाइड होते हैं, और लेंथेनाइड में 4f की शील्डिंग इफेक्ट के कारण, 4f की लेस शील्डिंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये साइज धीरे धीरे कम होते होते ये कम होते जाता है, और ये और भी कम हो जाता है। तो ये इतना कम हो जाता है कि इनका साइज और इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट है बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट। चलिए देखिए एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट है, ये देखिए, ये आपका एनसीईआरटी 79 क्वेश्चन जो आपको अभी बताया मैंने, ये आपका 79 क्वेश्चन जो आपको अभी मैंने आपको बतलाया, ये कम है, ये ज्यादा है, ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा, डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है 79 क्वेश्चन। ये देखिए, पढ़िए इसको, द क्वेश्चन नंबर 80, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 80 एनसीईआरटी से। The almost identical radius of zirconium and hafnium, a consequence of the lanthanide contraction, accounts for their occurrence together in the nature। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको पूरा समझा दिया, और इसका रीजन क्या होता है, 4f का लेस शील्डिंग इफेक्ट, तो ये रीजन होता है। बट डायरेक्ट एनसीईआरटी से, मतलब लैंग्वेज, एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ये मैंने अंडर बच्चों को जब पढ़ाया होगा तो सब अंडरलाइन करके उन्हें समझाया है कि ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर क्या क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए 80 भी हो गया, 81 को देखिए यहाँ पर 81, क्वेश्चन नंबर 81 जब आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉब्लम 2.3 एनसीईआरटी का डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ज में दी हुई है, किलो हर्ज में दी हुई है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो बच्चों वेवलेंथ आप सब जानते हैं, C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है C अपॉन न्यू, तो C तो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा आपको निकालना है, न्यू आपको दिया हुआ ये 1368,
पर ये किलो हर्ट्ज में, ये किलो हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर दीजिए 10⁻³ से, तो ये आपका हर्ट्ज हो गया पर सेकेंड। तो ये आप तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स 219 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका लैम्डा सेंटीमीटर में। तो एनसीईआरटी से यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको 81 क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ये देखिए इसका आंसर ये सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखिए मैंने आपको बताया 219 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर है, एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट किया हुआ है। ये देखिए वही है ना क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती, वही क्वेश्चन है 1368, और वो भी उनने भाइयों ने कोई चेंज नहीं किया, 1368 किलो हर्ट्ज सी भी दिया हुआ, और ये आंसर 2 सेंटीमीटर वाला, सॉरी 2.19.3 मीटर में आएगा, क्योंकि आपने ये मीटर में लिया था ना, सेंटीमीटर मैंने गलत बोल दिया, 2.19 मीटर। चलिए, बट दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी बच्चों। कितने क्वेश्चन हो गए? 81 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि सभी हमें एनसीईआरटी से ये दिखाई दे रहे हैं, सभी हमें एनसीईआरटी से ही दिखाई दे रहे हैं।